कार्यक्रम था, इसलिए जाना पड़ गया था। और अब ऐसा नहीं होगा, आज शुभारंभ हो गया तो पूर्णाहुति भी जल्दी होगी, तो ऐसी कोई चिंता का मुद्दा नहीं है। अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा एक टॉपिक बाकी था बुद्धि, इंटेलिजेंसी। तो अपन ने शुभारंभ तो अधिगम किया था, या तो आप क्या उसी दिन बोल देते तो अपन बुद्धि शुरू कर देते। और वैसे भी क्या, देखो बुद्धि का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, बुद्धि तो सबके पास है। ठीक है, बुद्धि तो क्या है, सबके पास है, समझ लीजिए। ज्ञान किसी के पास हो सकता है और किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धि तो सबके पास है। यानी बुद्धि तो क्या है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो इसलिए घबराओ मत, आपकी बुद्धि भी हो जाएगी। अधिगम आपने पढ़ लिया, तो अब जिन्होंने ये कहा कि अधिगम हमारा हो गया, नंबर उनका ही लेंगे अपना, अधिगम में उनसे ही पूछेंगे। ठीक है, जब जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो गया तो इसका मतलब उनको याद भी होगा, तो अपन अधिगम पे चर्चा फिर उनसे ही करेंगे। लेकिन मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अधिगम को समझना जरूरी है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर भी अधिगम आएगा बार बार। बुद्धि पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा, समायोजन पढ़ोगे तो भी अधिगम आएगा। अब जैसे कि एक उदाहरण से मैं सामान्यतः पूछ लूं, जो लोग कहते हैं कि साहब हमारे ये टॉपिक हो गए, तो उनमें से आप में से कोई बता दो चलो मुझे कि समायोजन की प्रक्रिया भी एक अर्जित प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और अधिगम की प्रक्रिया भी एक अर्जित प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जिन्होंने पढ़ लिया वो इतना सा ही बता दो कि समायोजन में और अधिगम में अंतर क्या है, जबकि दोनों ही अर्जित प्रक्रिया है और दोनों ही जो है जन्म से प्रारंभ होती है और दोनों ही जीवन पर्यंत चलती है। तो फिर अधिगम में और समायोजन में अंतर क्या है? तो चलते चलते मैं ही बता चलता हूं। समायोजन का जो परिणाम है, जो प्रोडक्ट है, वही अधिगम होता है। अब ये चीज आपको आगे समझ में आएगी, तो अपन बिना समय को बर्बाद करें अपने अधिगम को शुरू करते हैं, क्योंकि अधिगम के बाद ही बाकी टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। सबसे पहले अधिगम, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, जानना और प्राप्ति, तीनों ही होता है। हे भगवान, आज तो गर्भाधान हुआ है, हर घर से बच्चा कब पैदा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी है। इसीलिए आजकल क्या है, आज के समय में प्री मैच्योर डिलीवरी ज्यादा हो रही है, प्री मैच्योर बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ये सच्चाई है। मम्मी को भी जल्दी होती है कि बाहर आ जा, और पापा को भी जल्दी होती है कि जल्दी से आजार बड़ा हो जा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल सिजेरियन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और वो सिजेरियन जितने भी पैदा हो रहे हैं ना, उन्हें कोई काम के नहीं है वो। हर सिजेरियन बच्चे में कोई ना कोई शारीरिक डिफेक्ट पाया जाएगा या मानसिक कमी जरूर पाई जाएगी, क्योंकि समय से पहले जो चीज तैयार हो रही है तो उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम के रूप में तो आएंगे। तो भाई ऐसे मत करो कि कितने दिन में हो जाएगा। आज तो शुभारंभ हो रहा है, ठीक है। और मैं सामान्यतः जानकारी अब आपको दे ही दूं, पूछ भी लिया तो लगभग 20 घंटे का समय तो लगेगा अधिगम में। 20 घंटे का जो समय लगेगा वो केवल अधिगम के अंतर्गत लगेगा। अब वही टोटल की बात, तो टोटल जो घंटे लगेंगे वो सुन लो, कम से कम आपके 60 से 70 के बीच में घंटे लगेंगे साइकोलॉजी को पूरे होने में। 1 महीना हो गया, 1 महीना मान लो, सवा महीना मान लो। अब बात इतनी सी है कि जल्दी आपको है तो इसका अपना रास्ता ये निकालेंगे कि कल से आपकी क्लासें करेंगे 2 घंटे। फिर दूसरा रास्ता ये निकालेंगे, जैसे संडे वगैरह आता है तो संडे को आपकी क्लासें करेंगे कम से कम 3 घंटे साइकोलॉजी के। ठीक है, तो इसी तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो इसलिए आप चिंता मत करो, आराम से पढ़ लो।
तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, जानना और प्राप्ति। अधिगम का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, सीखना, जानना और प्राप्ति। अब बात करें कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है? आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र की ज्ञान मीमांसा जो शाखा है, वहां से मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। ज्ञान मीमांसा शाखा का मतलब जो तर्क या वाद विवाद के माध्यम से दर्शन को विज्ञान की ओर ले जाने वाली शाखा थी। वहां से जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर सबसे पहले अपन यही समझे कि भारतीय दर्शन के अनुसार, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मनोविज्ञान जो है वो दुनिया के अंतर्गत कोई पहली बार आया है, या मान लीजिए कि अधिगम पहली बार आया है, या अधिगम जो था वो पहले नहीं था। अधिगम तो आदि अनादि है। बस अंतर इतना हो रहा है कि आज जिसे हम अधिगम कहते हैं उसे किसी समय में सीखना कहते थे, जानना कहते थे, प्राप्ति कहते थे, ज्ञान कहते थे, आधिकारिक प्राप्ति कहते थे, बोध कहते थे। तो इन कई नामों से उसको पहले जाना जाता था। तो ऐसा नहीं है कि अधिगम कोई आज पहली बार आया है। फर्क इतना है कि मनोविज्ञान में रिसर्च होने के बाद, अध्ययन होने के बाद, ठीक है, इसका नाम जो रखा गया वो नाम रखा गया अधिगम। तो भारतीय दर्शन के अनुसार अधिगम को क्या कहा जाता था? सबसे पहले मुद्दा यह है कि जब मनोविज्ञान भारतीय दर्शन के रूप में काम कर रहा था, फिलोसॉफी के रूप में साइकोलॉजी जब काम कर रही थी, उस समय अधिगम को क्या कहा जाता था? तो उस समय अधिगम को जो कहा जाता था, वो अधिगम को कहा जाता था ज्ञान। उस समय जो अधिगम को कहा जाता था, वो अधिगम को कहा जाता था स्वाध्याय। उस समय जो अधिगम को कहा जाता था, वो कहा जाता था आधिकारिक प्राप्ति। आधिकारिक प्राप्ति। आधिकारिक प्राप्ति का मतलब आप जानते हैं, किसी विषय पर क्या प्राप्त कर लेना? अधिकार, या व्यावसायिक संप्राप्ति। अब जब भारतीय दर्शन से निकल करके मनोविज्ञान जो है न्याय दर्शन की ओर बढ़ा, यहां पर मनोविज्ञान की प्रकृति भी आपके सामने आ रही है कि सबसे पहले मनोविज्ञान भारतीय दर्शन के रूप में, भारतीय दर्शन से निकल करके मनोविज्ञान जो बढ़ा वह मनोविज्ञान न्याय दर्शन की ओर बढ़ा। तो न्याय दर्शन के समय में इस अधिगम को क्या कहा जाता था? जब मनोविज्ञान न्याय दर्शन के रूप में काम कर रहा था, उस समय इस अधिगम को अपन कहते थे मानसिक प्रक्रिया। उस समय अधिगम को कहा जाता था मानसिक प्रक्रिया और व्यवहारिक प्रतिफल। उस समय इसको कहते थे अपन मानसिक प्रक्रिया या व्यवहारिक प्रतिफल। आज भी एनसीएफ 2005 में यदि आप पढ़ेंगे तो अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया बताया गया है? मानसिक प्रक्रिया। यह भी एक प्रश्न बनता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम को जो माना जाता है वो माना जाता है मानसिक प्रक्रिया, अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया। अव्यक्त का मतलब है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से ना तो देख सकते हैं और ना ही जिसका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि अधिगम जो है वो अवलोकनीय भी है और गैर अवलोकनीय भी है। यानी अधिगम का जो है कुछ पक्ष ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन किया भी जा सकता है, और अधिगम के कुछ पक्ष ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन नहीं भी किया जा सकता। अब उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब अपन बढ़ते हैं तो जब मनोविज्ञान आया 20वीं शताब्दी में, आप सबको पता है कि मनोविज्ञान सबसे पहले आया था 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में। उसके बाद में मनोविज्ञान आया था मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। उसके बाद में मनोविज्ञान आया था चेतना के विज्ञान के रूप में।
और लास्ट में मनोविज्ञान आया था 1912 के अंतर्गत, जो है व्यवहार के विज्ञान के रूप में, जिसे लेकर के आया था जेबी वॉटसन। और 1912 का जो समय माना जाता है, वह 1912 का समय मनोविज्ञान में क्रांतिकारी समय माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से मुक्त होकर के विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ था। इसलिए कभी भी प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत क्रांतिकारी समय कौन सा माना जाता है, तो मनोविज्ञान में क्रांतिकारी जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1912 का समय, क्योंकि इसी समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र की विचारधारा से मुक्त होकर के व्यवहार के विज्ञान के रूप में आगे बढ़ा था। और इसी कारण जो है व्यवहारवाद की स्थापना भी 1912 का समय मानी जाती है। एनसीईआरटी यदि आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंतर्गत सन मिलेगी 1913। अब बात यह है कि 1912 में व्यवहारवाद की घोषणा हो गई थी, लेकिन 1913 में व्यवहारवाद को जो है मनोविज्ञान में मान्यता मिली थी। इसलिए एनसीईआरटी मान्यता का समय बताती है कि 1913 के अंतर्गत जो व्यवहारवाद मनोविज्ञान में स्थापित हो गया था। तो जब मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में आया, उस समय सबसे पहले अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या तैयार हुआ, यानी अधिगम का अर्थ वो माना गया था व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जो आपने पढ़ा भी है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो तो थकान से भी होते हैं, नशीली चीजों के सेवन से भी होते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो तो बीमारी से भी होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से भी होते हैं, प्रत्यावर्ती क्रियाओं से भी होते हैं, इम्प्रिंटिंग से भी होते हैं। तो अधिगम में कौन से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है? तो इसी बात को मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि अधिगम के अंतर्गत केवल व्यवहार में होने वाले उसी परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है जो या तो अभ्यास से होता है, या जो अनुभूति से होता है, या जो प्रशिक्षण से होता है। इन तीन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, चाहे वो मूल प्रवृत्तियों से आए, चाहे वो प्रत्यावर्ती क्रियाओं से आए, चाहे वो थकान से आए, चाहे वो नशीली चीजों के सेवन से आए, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी से आए या इम्प्रिंटिंग से आए, इसमें से किसी भी प्रकार के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो मनोविज्ञान ने क्या बताया कि अधिगम का क्या मतलब है? अधिगम का मतलब है अनुभव से, अभ्यास से या प्रशिक्षण से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, रिलेटिवली परमानेंट अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। तो मनोविज्ञान ने यह बात स्पष्ट कर दी कि किस प्रकार का परिवर्तन जो है वो अधिगम के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो वो परिवर्तन जो सम्मिलित होगा वो सिर्फ कौन सा होगा? अनुभव से, अभ्यास से या प्रशिक्षण से व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो आप इसको यहां से उतारना शुरू करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा ही नहीं, इतना धीरे धीरे लिखते हो क्या? नहीं, जमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मनोविज्ञान एक ही बात कहता है कि किताबों में और कॉपियों में पड़ी हुई विद्या और दूसरे की जेब में गया हुआ पैसा कोई काम नहीं आता। विद्या वही काम आती है जो आपके मस्तिष्क में हो, और पैसा वही काम आता है जो आपकी जेब में हो। भले आप करोड़पति हो, लेकिन आपका पैसा अगर किसी और के पास पड़ा है तो वो कोई काम का नहीं है। बैंकों में रखा हुआ जो पैसा है वो आपको संतुष्टि दे रहा है कि बैंक में इतना पैसा है, लेकिन वही मोदी जी कभी रात के 12 बजे आकर के कह दे कि आने वाले 15 दिन तक बैंकों से किसी का पैसा बाहर नहीं आएगा, तो वो पैसा भी कोई काम का नहीं है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि हमेशा जेब में जरूर रखो, क्योंकि जेब का पैसा ही काम आता है। आज आप देखते होंगे कि जितना भी गूगल पे से, फोन पे से, जो ये जितना ज्यादा मात्रा में हम लोग लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आगे? इसका आगे प्रभाव ये पड़ेगा कि आगे आने वाली जो आपकी संतानें होगी, ठीक है, उनकी मानसिक संक्रियाएं होना बंद हो जाएगी। ये चीज आपको बुद्धि के अंदर समझ में आएगी। अब हम क्या करते हैं कि पहले जब हम कैश पेमेंट देते थे, तो जैसे 100 रुपए दे रहे हैं, 70 का कोई सामान लिया, 20 का कोई सामान लिया, 30 का कोई सामान लिया, तो कैलकुलेशन करते थे, तो हमारे मानसिक संक्रियाएं होती थी। और वही मानसिक संक्रियाएं जो हम लगातार करते थे, वो हमारी जेनेटिक क्षमताएं बनकर के आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित होती थी। अब आजकल वो सिस्टम बंद हो गया। कितने पैसे देने हैं? 80 रुपए। सीधा गूगल पे, फोन पे निकाला, 80 रुपए किया और खेल खत्म। तो कहीं न कहीं हमारा मस्तिष्क वर्तमान में मानसिक संक्रियाएं जो होनी चाहिए, वो चीजें करना धीरे धीरे क्या कर रहा है? बंद। और यही विशेषता हमारे जीन के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास ट्रांसफर होगी, और उनकी बुद्धि का जो निर्धारण होगा, तो ये चीज आपने पहले भी पढ़ी होगी या कोई सर आए होंगे तो उन्होंने पढ़ाई होगी कि बुद्धि का निर्धारण जो होता है वो हेरिडिटी के आधार पर होता है। और यही स्थिति जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंतर्गत जाएगी। और वर्तमान समय में आप ये चीज देख भी रहे होंगे, जिसको एक उदाहरण से बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। 2 बार परीक्षा में पास नहीं हुए और फांसी का फंदा लगाया और खेल खत्म। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण यही है, क्योंकि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, मानसिक संक्रियाओं की कमी है। सही, गलत, उचित, अनुचित, नैतिक और अनैतिक के बारे में विचार करने की क्षमताएं उनमें है नहीं। और लास्ट में जब सफलता प्राप्त नहीं होती तो उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मम्मी नाराज होगी, पापा नाराज होंगे, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत फिर लास्ट में वो बच्चे क्या करते हैं? असफल हो जाने पर सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए जो है ये सब चीजें जो है मनोविज्ञान के अनुसार बहुत समझने की जरूरत है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यवहार, वही क्रियाएं, वही कार्य हमारी हेरिडिटी बनकर के आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होगी, जिसके परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही हमारे सामने आएंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भारतीय दर्शन के अनुसार अधिगम को पहले कहते थे ज्ञान, स्वाध्याय, आधिकारिक प्राप्ति आदि। जब भारतीय दर्शन से मनोविज्ञान न्याय दर्शन की ओर पहुंचा, तो उस समय अधिगम का अर्थ या शब्द का अर्थ बदल गया, और वो शाब्दिक अर्थ हो गया मानसिक प्रक्रिया या व्यवहारिक प्रतिफल। व्यवहारिक प्रतिफल का मतलब होता है हमारे व्यवहार में आने वाले परिणाम। ठीक है, व्यवहारिक प्रतिफल का मतलब व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। आगे जब 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आया, तो अधिगम का अर्थ मनोवैज्ञानिकों ने बताया, अनुसंधान करके, रिसर्च करके, कि अधिगम का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के अनुभव से, प्रशिक्षण से या अभ्यास से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम। इसीलिए बड़े बूढ़े ये बात कहते आए हैं कि बादाम खाने से बुद्धि का विकास नहीं होता, बुद्धि का विकास जो होता है वो ठोकरे खाने से होता है। क्योंकि जब व्यक्ति अनुभव प्राप्त करेगा, तभी जाकर के जो है उन्हीं अनुभवों से उसे अधिगम होगा, और वही अधिगम उसके व्यवहार में क्या लाएगा? परिवर्तन। और वही परिवर्तन कहीं ना कहीं उसके बुद्धि के विकास में क्या करेगा? सहायता करेगा। तो इसीलिए आपको केवल इतना याद रखना है, यह परीक्षण इनसे होगा, परिवर्तन इनसे होगा, और यह जो परिवर्तन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? केवल अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब लिखिए नीचे,
सामान्य रूप से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। सामान्य रूप से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम में केवल उन परिवर्तनों को ही सम्मिलित किया है जो अनुभूति अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा होते हैं। जो अनुभूति अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा होते हैं तथा जिनकी प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है तथा जिनकी प्रकृति यानी नेचर जिनकी प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है जिनकी प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। आगे लिखिए, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, हाँ जी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों में ऐसे धारण योग्य परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसे धारण योग्य परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है धारण योग्य परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो विशेष समय तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से रहते हैं, जो विशेष समय तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से रहते हैं और यह विशेष समय कुछ दिन या कुछ महीने हो सकता है और यह विशेष समय कुछ दिन या कुछ महीने हो सकता है और यह विशेष समय कुछ दिन कुछ महीने हो सकता है। ठीक है, अभी इसके आगे भी अपन लिखेंगे, लेकिन पहले यहां तक थोड़ा सा आपको बता दूं। मैंने आपको अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का अर्थ लिखा है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, यह भी एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का अर्थ क्या है? अर्थ है ऐसे धारण योग्य परिवर्तन, ऐसे धारण योग्य परिवर्तन
जो विशेष समय तक व्यक्ति के व्यवहार में रहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया विशेष समय, तो ये विशेष समय जो है यह कुछ दिन भी हो सकता है और कुछ महीने भी, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त केवल इसके अंदर यह है कि ये जो परिवर्तन जब तक भी रहेंगे, चाहे वो कुछ दिन हो, चाहे वो कुछ महीने हो या साल हो, वो स्थायी रूप में रहेंगे। यानी क्षणिक परिवर्तन नहीं होंगे कि आज रहा और कल बदल गया, आज रहा और कल बदल गया, ऐसा परिवर्तन नहीं। वो परिवर्तन जो भले ही 6 महीने रहे, 1 साल रहे, या आपके व्यवहार में चाहे वो 30 दिन रहे, चाहे 25 दिन रहे, लेकिन वो स्थायी रूप में रहेगा। उस समय तक वह आपके व्यवहार में बार बार उसी रूप में क्या होगा, प्रकट होगा। तो इस प्रकार के जो धारण योग्य परिवर्तन होते हैं, ऐसे धारण योग्य परिवर्तनों को ही अधिगम में सम्मिलित किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे धारण योग्य परिवर्तन जो विशेष समय तक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से रहते हैं। अब ये विशेष समय कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है और कुछ साल। अब यहां से अपने एक चीज पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, किताबों में भी नहीं पढ़ा होगा और कभी किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, लेकिन वो चीज समझनी है। मनोविज्ञान में अधिगम को जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषित किया गया, उसमें कुछ अनिश्चित मत भी है, जिनका उत्तर परीक्षा में पूछने पर आपको यही देना है, अनिश्चित। विकल्प में दिखेगा अनिश्चित। अब वो अनिश्चित क्या है? पहला, मनोविज्ञान कहता है कि मनोविज्ञान कहता है कि अभ्यास से या प्रैक्टिस से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अधिगम है। हमने यही पढ़ा, पहले के बच्चों ने भी यही पढ़ा होगा और किताबों में भी यही पढ़ा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि अभ्यास से होने वाले परिवर्तन अधिगम तो है, लेकिन किसी भी चीज को सीखने के लिए कितना अभ्यास होना चाहिए? भाई ये तो मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया ही नहीं ना कि हम किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कितना अभ्यास करें। तो इसी बात को कुछ मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर कहा, सरल चीज को सीखने के लिए, समझिएगा, सरल चीज को सीखने के लिए कम अभ्यास और कठिन चीज को सीखने के लिए ज्यादा अभ्यास। ठीक, यही होता है। जैसे कि हमारे मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी है। अब थॉर्नडाइक कहता है कि जितना अभ्यास कराओगे, जितना अभ्यास कराओगे, जितना अभ्यास कराओगे, उतना जल्दी सीखेगा। यही कहता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि उसने अपने सिद्धांत में दिया है बहु अनुक्रिया का नियम, कि जितनी ज्यादा अनुक्रियाएं व्यक्ति या प्राणी करेगा और जितनी बार बार करेगा उतनी जल्दी सीखेगा। मान ली, थॉर्नडाइक की बात हमने मान ली। अब थॉर्नडाइक का ही एक भाई और है साइकोलॉजी में, गुथरी, एडविन रे गुथरी, जिसने एक सिद्धांत दिया, समीपता का सिद्धांत, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। वो भाई साहब कुछ अलग ही बात कहते हैं। वो कहते हैं, वो कुछ अलग ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रयास और काम तमाम। थॉर्नडाइक तो कहता है अनेक प्रयास में जाकर के व्यक्ति सीखता है, और गुथरी कहता है कि एक ही प्रयास में व्यक्ति सीख जाता है। तो वो तो कहता है कि एक प्रयास और काम तमाम, यानी एक बार में हो जाता है काम, बार बार की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसी चीज को अपन गहराई से समझते हैं। एक तरफ तो मत आ रहा है कि सरल चीज को सीखने के लिए कम अभ्यास और कठिन चीज को सीखने के लिए ज्यादा अभ्यास। थॉर्नडाइक कहता है कि अनेक अभ्यास अनेक प्रयास, और गुथरी कहता है कि एक प्रयास और काम तमाम, एक प्रयास में अधिगम हो जाता है। तो अब हम यहां पर क्या माने? अभी रुको भाई, अभी रुको, इस पर भी अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
मत दोनों ही सही है। अब जैसे इसके अंदर अपन पहले इस मुद्दे पे आते हैं, सरल चीज को सीखने के लिए कम अभ्यास और कठिन चीज को सीखने के लिए ज्यादा अभ्यास। लेकिन यहां एक दिक्कत है, जो चीज आपके लिए सरल है वो इनके लिए कठिन है, और जो इनके लिए कठिन है वो इनके लिए सरल है। ये भी तो है, क्योंकि प्रत्येक सीखने वाले अधिगम कर्ता या लर्नर की मानसिक योग्यताएं, रुचियां, अभिक्षमता, बुद्धि, ये सब चीजें अलग अलग होती है, क्योंकि हर लर्नर के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो कोई चीज एक विद्यार्थी के लिए सरल है तो वही चीज दूसरे विद्यार्थी के लिए कठिन है। अब आगे ये पहला मत, दूसरा मत में अपन आ जाते हैं। थॉर्नडाइक ने जो कहा वो भी सही है। किसी भी लड़के का आईक्यू भले ही 140 क्यों ना हो, लेकिन साइकिल चलाना तो सीखेगा, तो बार बार गिरेगा, बार बार पड़ेगा, हाथ पैरों में थोड़ा बहुत खून आएगा, धरती माता के भोग लगेगा, तभी जाकर के सीखेगा। चाहे उसका आईक्यू लेवल 140 ही क्यों ना हो, वो जीनियस ही क्यों ना हो, फिर भी साइकिल चलाने के लिए तो बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात अब नंबर 2 पर आ जाओ। आग से हाथ जलता है, इस बात को सीखने के लिए बार बार आग में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आग में हाथ दिया और उसी से अधिगम हो जाता है कि हां साहब ये ऐसी चीज है जिसको स्पर्श करने पर हाथ जलता है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक अपनी जगह सही है, तो गुथरी भी अपनी जगह सही है। दुनिया के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो एक प्रयास में ही सीख लिए जाते हैं, और दुनिया के बहुत से काम ऐसे होते हैं दुनिया के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बार बार और अनेक प्रयास करने के बाद ही सीखे जाते हैं। बात तो दोनों ही सही है। इसलिए परीक्षा में यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अभ्यास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है, तो उत्तर आपको देना है अनिश्चित। कि आज तक मनोवैज्ञानिक अधिगम में अभ्यास को लेकर के ये तय नहीं कर पाए, ये निश्चित नहीं हो पाए कि किस चीज को सीखने के लिए कितना अभ्यास करना चाहिए और किस चीज को सीखने के लिए कितना अधिक या कम अभ्यास होना चाहिए। तो ये मत क्या हो गया, अनिश्चित। तो यहां तक क्लियर हुआ मत? तो ये चीज आज आपने यहां पर समझ ली कि यहां पर आकर के मत क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अगली बात नंबर 2 पर यह है कि आपने और मनोवैज्ञानिकों ने यह कह दिया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आना चाहिए। समझिएगा, यहां पर भी एक अनिश्चित मत है। मान लिया कि अधिगम में होने वाले जो परिवर्तन है वो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने यह कहकर के पूर्णाहुति कर ली कि ये अधिगम में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं और कुछ साल भी। तो यहां पर भी मनोवैज्ञानिक अभी तक एक मत नहीं है कि भाई कुछ ही दिन हो या कुछ महीने हो या कुछ साल हो। कोई तो मापदंड होना चाहिए था ना अधिगम का। कोई तो एक निश्चित मापदंड होना चाहिए था कि भाई ये परिवर्तन व्यवहार में 1 महीने दिखे या 2 महीने दिखे या 6 महीने दिखे। आपने तो ये कहकर के दूर कर दिया कुछ दिन। कुछ दिन में तो 3 दिन जो होते हैं वो भी कुछ दिन ही माने जाते हैं। तो यहां पर आकर के भी मनोवैज्ञानिक जो है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के संदर्भ में जो है वो निश्चित नहीं हो सके। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो भी आपको उत्तर यही देना है अनिश्चित, कि ये दो पहलू अधिगम की प्रकृति या अधिगम की परिभाषा या अधिगम के अर्थ को लेकर के आज तक अनिश्चित है कि अभ्यास कितना हो और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन में माने जाने वाला जो समय है वो समय कितना हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखिए इसके आगे 2-4 लाइनें और पैराग्राफ बदल के। मानव जन्म से मृत्यु तक, मानव जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है।
मानव जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम से बालक का विकास बहुत अधिक प्रभावित रहता है। अधिगम से बालक का विकास बहुत अधिक प्रभावित होता है। अधिगम से बालक का विकास बहुत अधिक प्रभावित होता है। अधिगम के द्वारा ही बालक अधिगम के द्वारा ही बालक नई नई आदतें सीखता है। अधिगम के द्वारा ही बालक नई नई आदतें सीखता है। रीति रिवाजों, परंपराओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं रूढ़ियों का अनुकरण करता है। रीति रिवाजों, परंपराओं एवं रूढ़ियां जो होती है अपनी, का अनुकरण करता है। आगे लिखिए, अधिगम अधिगम संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। अधिगम संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। लेकिन सभी प्राणियों में इसकी विशिष्टताएं अलग अलग होती है। लेकिन सभी प्राणियों में इसकी विशिष्टताएं सभी प्राणियों में इसकी विशिष्टताएं अलग अलग होती है। सभी प्राणियों में इसकी विशिष्टताएं अलग अलग होती है। सभी प्राणियों में इसकी विशिष्टताएं क्या होती है? अलग अलग होती। तो देखिए अगला मुद्दा, पहला मैंने यहां पर आपको लिखा है कि अधिगम की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रारंभ कब से होता है? जन्म से। ध्यान से सुन लो सारे। अभी आपका एक प्रश्न है जिसका उत्तर भी मैं दूंगा बिना पूछे ही। अधिगम गर्भावस्था से नहीं होता है। 2012 में सीटेट में इस बात को लेकर के एक प्रश्न मैंने खुद ने डिलीट करवाया था, जहां पर उन्होंने उत्तर जो मान लिया था वो मान लिया था गर्भावस्था से। और मैंने आगे चल करके उनको ये स्पष्ट करके दिखाया था कि या तो आप यहां पर ये देते विकल्प में कि अधिगम प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ होता है जन्म से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, तो सही होता। अधिगम जो प्रारंभ होता है वो होता है जन्म से। क्यों होता है? जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया जो है वो कैसी प्रक्रिया है? अर्जित। अधिगम किससे हो रहा है? अनुभव से, अभ्यास से या प्रशिक्षण से। गर्भावस्था से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, अधिगम नहीं होता है। विकास जो शुरू होता है वो गर्भावस्था से हो जाता है, लेकिन अधिगम जो होता है वो जन्म से होता है। क्योंकि जब तक बालक वातावरण में, एनवायरमेंट में कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं करेगा, समझिएगा, तब तक उसके पास अनुभव नहीं आएंगे। उसके पास अनुभव नहीं आएंगे। और जब तक अनुभव नहीं आएंगे, उन अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो अधिगम नहीं माना जाएगा। अगर जन्म से अगर गर्भावस्था से अधिगम हो रहा होता, गर्भकाल से यदि सीखना बच्चा प्रारंभ कर देता जब, तो मजा आ जाता। फिर तो इतना बढ़िया काम हो जाता कि कोई भी बालक जब अपनी मां के गर्भ में होता उसी समय मम्मी को बीएड करवाते, ठीक है, या पीटीआई की ट्रेनिंग करवाते।
और उधर से जो है माँ की पीटीआई या बीएड की ट्रेनिंग पूरी होती है, उधर से बच्चे की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, बाहर आते ही कह देता चल मम्मी करी पीटीआई की तैयारी। हाँ जो भी कुछ है। तो अधिगम जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है? जन्म से, क्योंकि अधिगम अनुभव पर डिपेंड है। अधिगम क्रिया और प्रतिक्रिया पर डिपेंड है, प्रशिक्षण पर डिपेंड है। तो जब बालक वातावरण में आएगा और वातावरण में उपस्थित उद्दीपक स्टिमुलस से क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, उस क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान उसे विभिन्न प्रकार के क्या प्राप्त होंगे? अनुभव। और उन्हीं अनुभव से वो अपने व्यवहार को क्या करेगा? बदलेगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि अधिगम हुआ है, बालक ने सीखा है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक बालक है, अब मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। एक बालक ने जो है वो किसको देखा? आग को। अब देखो अधिगम क्या है क्या नहीं। अब बालक ने आग को देखा और आग को देखते ही बच्चे में जिज्ञासा पैदा हुई, आग को जानने की जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? मूल प्रवृत्ति। और जिज्ञासा नामक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग पैदा होता है, कौतूहल। कौतूहल, आश्चर्य। बच्चे ने जिज्ञासा के कारण आग को कौतूहल पूर्वक देखा, आश्चर्य से देखा कि यह क्या है। अब समझिएगा, अब वह बालक उस आग की तरफ क्या कर रहा है? जा रहा है। मत देखो उधर, सब मोह माया है। आने जाने वालों को मत देखा करो, सब मोह माया है। पढ़ लो, नौकरी लग लो, बाकी सब संसार में मोह और माया है, कुछ नहीं है। ये सत्य बात है, सब मोह है और माया है। इस संसार का एक ही फार्मूला है, दुनिया बणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम भी रखती। ये संसार बणिए की बुद्धि रखता है, काम को कोई नहीं देखता, सब परिणाम को देखते हैं। नौकरी लग गई, सफल हो गई, जिंदगी बन गई तो समाज में वाहवाही है, नहीं तो कितने गुणों आप में, सर्वगुण संपन्न हो आप। गांव में जाओगे बिना नौकरी लगे चले गए तो लोग ये कहेंगे जयपुर में गया था, मौज मस्तियां करी होगी, दारू पी होगी, पिक्चरें देखी होगी, घूमा होगा, रो धो करके घर वालों के 2-5 लाख रुपए ठिकाने लगा के आ गया, चाहे कितने ही गुणवान हो। तो इस संसार में गुणों की पहचान भी सफलता से है। अगर आपके पास सफलता है तो आप गुणवान हैं, और अगर आपके पास सफलता नहीं है तो आपके गुणों की कोई वैल्यू नहीं है। एक लड़की में 1000 अवगुण हो लेकिन नौकरी लग करके ससुराल चल गई तो सास और ससुर और सारे घर वाले माथे पे बिठा के रखेंगे, क्योंकि सबको पता है महीने के लाख रुपए लेके आ रही है। पूजो इसको, आरती करो इसकी, ध्यान रखो इसका। सास खुद बादाम नहीं खाएगी, उसको खिलाएगी, ले बेटा खा ले। और अगर वही बात है आप कितने ही अच्छे और गुणवान हो, चाहे वो कुछ, लेकिन फिर भी आप में दोष दिखाई देने लग जाएगा, परिवार के लोगों को कमियां दिखाई देने लग जाए। तो इस दुनिया में यही है, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाते समय सब मोहमाया है। ये भगवान ने इतनी बुरी सृष्टि बनाई है, बुरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं इसलिए, उसने 5 ज्ञानेंद्रियां बना दी, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। अब ये पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां सिर्फ बाहर देखती है। क्या देखती है? बाहर। अब जैसे कोई सुंदर चीज दिखाई देती है और हमारी आंखें उस सुंदरता को देखती है, तुरंत मन तैयार हो जाता है प्राप्त करने के लिए। जब भी किसी चीज का हमारी त्वचा को स्पर्श होता है और सुख की अनुभूति होती है और तुरंत मन तैयार हो जाता है अधिगम करने के लिए। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रिय जो है ये विनाश का कारण भी है, और ये पांचों ज्ञानेंद्रिय जो है, ठीक है, वो सफलता, उन्नति और प्रगति का कारण भी है। डिपेंड ये करता है कि हम उन इंद्रियों का उपयोग करते किस तरीके से, किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे एक सामान्य सी बात है, यहां पर बैठे हुए आप सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से सब अलग है, शारीरिक स्ट्रक्चर से सब अलग है, लेकिन ये देखने का दृष्टिकोण है कि आप सब में जो विद्यमान आत्मा है वो तो सब में एक ही है।
अब ये डिपेंड ये करता है कि आप किस दृष्टि से किस चीज को देख रहे हैं, और उसी के आधार पर आपको फल प्राप्त होंगे। उसी के आधार पर जो है आपकी बुद्धि निर्णय लेगी, और उसी के आधार पर जो है आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो अंतर कुछ नहीं है, केवल दृष्टि का अंतर हो जाता है। इसीलिए कहा गया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी इंसान की दृष्टि होती है उसके लिए वैसी ही सृष्टि बन जाती है। तो यहां तक आपको समझा रहा था मैं। बालक है, बालक ने आग को देखा और आग की तरफ बालक गया, तो यह अधिगम नहीं है, यह अधिगम नहीं है। अब अधिगम क्या है जो देखो, बालक आग के पास गया, तो आग के पास जो बालक जा रहा है, तो आग के पास जाने के लिए बच्चे को प्रेरित कौन कर रही है? मूल प्रवृत्ति। और मैंने आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है। तो सबसे पहले बालक आग के पास गया, ठीक है, तो वो व्यवहार में परिवर्तन तो किससे हो रहा है? मूल प्रवृत्ति से। अब बच्चे ने आग के पास जाकर के उस बच्चे ने आग को क्या किया? स्पर्श किया। और जैसे ही बच्चे ने आग को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही बच्चे को क्या प्राप्त हुए? अनुभव। अब इन अनुभवों से बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो अधिगम है। यहां से यहां तक बालक जो जा रहा है वो अधिगम नहीं है। यहां से यहां तक बालक जो जा रहा है वो मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के गया है। अब वहां पर जाकर के बालक ने आग को क्या किया? स्पर्श। और स्पर्श करते ही क्या प्राप्त हुए? अनुभव। देखो मैंने अभी कहा था, फिर भी देखो इतने सीनियर स्टूडेंट बैठे लेकिन आंखें वहीं टिक रही है। अनुभव नहीं, मैंने कहा सब मोहमाया है। जिसने इस मोहमाया का पार पा लिया वो विजेता है, और जो पार नहीं पाया वो एक हारा हुआ योद्धा है। अब देख लो, आपको विजेता बनना है या हारा हुआ योद्धा, ये तय आपको करना है। सारी दुनिया की सफलता मन पर ही डिपेंड है। इसीलिए कहते हैं जिसका मन अपने वश में है वो विजेता है। नौकरी लगना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 6 महीने की तैयारी में नौकरी लग जाती है, लेकिन दिक्कत यही है नौकरी वही लगते हैं जो मन पर जितनी ज्यादा विजय प्राप्त कर लेते हैं। और बुरा मत मानना, देखो भाई अब पेपर ऐसे आने लग गए, बड़े बड़े कोचिंग जो कि राजस्थान के अंतर्गत एक छत्र राज्य करके बैठे थे, जो आज बच्चों के लिए तरस रहे हैं कि आ जाए रे बच्चे, आ जाए रे। जिनकी हालतें ये हो गई कि जिनके पास जयपुर में 30-30 बिल्डिंग थी, खाली होकर के 5 ही बची है। और थोड़े दिन अगर ये स्थिति रहेगी तो 5 भी खाली हो जाएगी। और इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार स्वयं अध्यापक भी है और कोचिंग वाले भी है। विद्यार्थी को नहीं मानता मैं, क्योंकि विद्यार्थी तो अबोध होता है, उसे तो पता ही नहीं होता क्या सही और क्या गलत है। और आरपीएससी ने केवल एक ही काम किया है, जो पेपर तथ्यात्मक था उसको अवधारणात्मक किया, बस और कुछ नहीं किया। ये जितने भी यूट्यूब पर आकर के लोग ज्ञान दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, सब फालतू की बातें। केवल इतना सा परिवर्तन किया आरपीएससी ने, तथ्यात्मक पेपर को अवधारणात्मक कर दिया। और बच्चे ने रटा था, समझा था नहीं, और वही बच्चे की असफलता का केवल क्या बन गया? कारण। और साइकोलॉजी की तो स्थिति आप सबको पता ही है क्या होती जा रही है। साइकोलॉजी में तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे तो उत्तर तक कहां पहुंचेगा। साइकोलॉजी में तो बच्चा कह रहा है कि प्रश्न को पढ़ते पढ़ते नीचे तक आते हैं तो ऊपर का भूल जाते हैं। पढ़ते पढ़ते 4-4 लाइन के प्रश्न आ रहे हैं, 5-5 लाइन के, तो नीचे पहुंचते पहुंचते प्रश्न भूल जाते हैं कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, जिन्होंने समझा उन्होंने कर भी लिया। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। कल तक जो बच्चा आग के पास जा रहा था, अनुभव आ जाने के बाद अब वह बच्चा आग को देख करके आग से दूर भाग रहा है। ये परिवर्तन जो बच्चे के व्यवहार में हो रहा है, यही परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम। एक बंदर ने एक व्यक्ति के हाथ में केले देखे और एकदम से झपट करके केले लेकर के भाग गया, तो यह अधिगम नहीं है। और उसी बंदर को एक मदारी पकड़ करके ले जाता है और वह उसे प्रशिक्षण देता है, और प्रशिक्षण देने के बाद वही बंदर किसी के हाथ में केले देख करके खड़े होकर के मांगता है,
तो वो अधिगम है, वो अधिगम है। तो मैंने आपको बता दिया कि अधिगम का मतलब अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अधिगम में सम्मिलित होते हैं। अगली बात, मैंने यहां पर आपको एक चीज और लिखाई कि अधिगम की प्रक्रिया संसार के सभी प्राणियों में चलती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, लेकिन सभी प्राणियों में अधिगम की विशिष्टताएं अलग अलग होती है। इसलिए भाई ध्यान से समझो, अधिगम का जो स्तर है, अधिगम का जो स्तर है वो संसार के सभी प्राणियों में अलग अलग है। ठीक है, इसलिए आप घर में कुत्ता रखते हैं तो आप ये ना समझे कि कुत्ता इंसानों के साथ रह करके इंसान बन जाएगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, काफी हद तक कुत्ते को प्रशिक्षण देकर के सिखाया नहीं जा सकता, कुत्ते को प्रशिक्षण देकर के काफी हद तक सिखाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरा मनुष्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कुत्ते के बुद्धि के स्तर में और मनुष्य के बुद्धि या चिंतन के स्तर में बहुत अंतर होता है। इसलिए हमेशा सावधान रहा करो, इन सब चीजों पर ध्यान रखा करो। सीखता संसार में प्रत्येक प्राणी है, लेकिन प्रत्येक प्राणी में अधिगम की विशिष्टताएं अलग अलग होती है, सभी में अधिगम समान नहीं होता है। अब लिखो आगे, नोट डाल के लिखो, नोट नोट। अधिगम एवं परिपक्वता का घनिष्ठ संबंध होता है। अधिगम एवं परिपक्वता का घनिष्ठ संबंध होता है। अधिगम एवं परिपक्वता का घनिष्ठ संबंध होता है। अधिगम का आधार ही परिपक्वता को माना जाता है। अधिगम का आधार ही अधिगम का आधार ही परिपक्वता को माना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। कभी भी वो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि अधिगम का आधार क्या है, तो आपको उत्तर देना अधिगम का आधार है परिपक्वता। ठीक है, अधिगम का आधार क्या है? परिपक्वता। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि अधिगम का आधार किसको माना जाएगा? परिपक्वता। जानते हो परिपक्वता का क्या मतलब है? लिखो परिपक्वता का अर्थ, एक लाइन लिखाता हूं। परिपक्वता का अर्थ आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का, आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का या विशेषताओं का, हाँ जी, आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का या विशेषताओं का निश्चित समय पर प्रकट होना, निश्चित समय पर प्रकट होना, एक निश्चित समय पर प्रकट होना। आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का या विशेषताओं का एक निश्चित समय पर प्रकट होना, यह परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से समझते हो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अधिगम का जो आधार है, वो अधिगम का आधार किसको माना गया? परिपक्वता। ध्यान से समझिए, एक 1.5 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। एक 1.5 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते, क्योंकि 1.5 साल का बालक साइकिल चलाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है। दुनिया में किसी भी कार्य को करने का, दुनिया में किसी भी कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। यूं समझ लो, आप यदि किसी बालक को कोई काम सिखाना चाहते हैं तो दुनिया में हर चीज को सीखने के लिए उस चीज के अनुकूल
अनुकूल बालक में कुछ शारीरिक और मानसिक योग्यताएं होना अनिवार्य होता है। जो चीज आप बच्चे को सिखाने जा रहे हैं, अगर उस चीज के अनुकूल बालक में शारीरिक और मानसिक, न्यूनतम शारीरिक और मानसिक योग्यता नहीं है, और यदि उससे पहले यदि आप उस बच्चे को वो चीज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका प्रयास भी असफल होगा और उस प्रयास के परिणाम जो हैं वो सकारात्मक नहीं होकर के उस प्रयास के परिणाम नकारात्मक आएंगे। इसीलिए कहा गया है, हम किसी भी बच्चे को जो भी कुछ सिखा रहे हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि जो चीज सिखा रहे हैं उस चीज के अनुकूल बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं है भी या नहीं। और इसी को सामान्य भाषा में अपन कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरेशन। ये चीज होना बच्चे में आवश्यक है। किसी भी बालक को यदि आप स्कूल भेजते हैं तो आपको उस बच्चे के 2.5 साल के होने का इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि आजकल माँ बाप करते हैं। आजकल माँ बाप नौकरी पेशा होते हैं, पीछा छुड़ाने के लिए 1.5 साल तक के बच्चों को स्कूल में पटक देते हैं, प्री प्राइमरी में, आंगनबाड़ी में मान लो या बाल वाटिका में मान लो, पटक के आ जाते हैं कि कुछ सीखेगा। ठीक है, ऐसे माँ बाप मूर्ख होते हैं। ठीक है, ऐसे माँ बाप वही माँ बाप है जिनके लिए मैं कई बार कह देता हूं, बुरा मत मानना, कि ऐसे माँ बाप वही माँ बाप है जिनके पैदा होने वाली संतानें सिर्फ भूल चूक का परिणाम होती है। ठीक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। 1.5 साल का बच्चा वर्बल, शाब्दिक ज्ञान को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं होता है, किसी भी प्रकार के वर्बल ज्ञान को। क्योंकि 1.5 साल में तो 18 माह में तो भाषा का विकास प्रारंभ होता है, और 18 माह के बालक के पास शब्दों का जो शब्द भंडार होता है वो होता ही केवल 10 है। माँ, पा, बा, ऐसे केवल 10 शब्द ज्यादातर वो बोल पाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है, मनोवैज्ञानिकों ने एक बात स्पष्ट करी, किसी भी चीज को सिखाने के लिए उस चीज को सीखने के अनुकूल समय और परिपक्वता का हमें इंतजार करना चाहिए। जब समय और परिपक्वता आ जाएगी और उसके बाद यदि वो चीज सिखाएंगे तो उस चीज के परिणाम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही सार्थक और अच्छे होंगे। इसी को अपन परिपक्वता कहते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या है जो मैं बताता हूं। परिपक्वता तो एक जन्मजात प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया है जो कि एक निश्चित समय तक चलती है। क्योंकि परिपक्वता का क्या मतलब है, किसी भी काम को सीखने के अनुकूल शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का या क्षमताओं का प्राप्त होना या प्रकट होना। तो ये तो निश्चित समय तक चलती है, अंतर समझ लो। और अधिगम क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अरे परिपक्वता तो कैसी प्रक्रिया बताई मैंने आपको, स्वाभाविक, जन्मजात, और अधिगम अर्जित। परिपक्वता एक निश्चित समय तक चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि 20 से 22 साल तक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से इतना सक्षम हो जाता है कि 20 से 22 साल के बच्चे को दुनिया का कोई भी काम सिखाया जा सकता है। तो परिपक्वता एक निश्चित समय पर आकर के क्या हो जाती है, रुक जाती है। जबकि अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला है परिपक्वता एक जातीय प्रक्रिया है, जातीय। जबकि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। जातीय कैसे, संसार के सभी प्राणी या सभी जातियों में परिपक्व होने के नियम अलग अलग होते हैं। किसी में जो है, किसी के अंतर्गत गर्भकाल का समय, जैसे मनुष्य में गर्भकाल का समय होता है 280 दिन, तो किसी अन्य जानवर में ये 90 दिन भी होता है, किसी में 100 दिन भी होता है। आप सब जानते हैं इस चीज को बखूबी। तो सभी जातियों में परिपक्व होने के नियम क्या है, अलग अलग। और संसार की हर जाति अपनी जाति के नियमों के आधार पर ही परिपक्वता को क्या करती है, प्राप्त करती है। मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के साथ नहीं चलता, कई महीनों के बाद चलना सीखता है। और जानवर का बालक जो होता है वो जन्म लेते ही चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये डिफरेंस किसके कारण पैदा हुआ है, परिपक्वता। क्योंकि मनुष्य में परिपक्व होने के नियम अलग है और जानवरों में परिपक्व होने के नियम अलग है। जबकि अधिगम कैसी प्रक्रिया है, व्यक्तिगत। मैंने आपको लिखा है कि अधिगम जो है वो कैसी प्रक्रिया मानी जाएगी, व्यक्तिगत।
इसका मतलब समझ में आया? जो आग में हाथ देगा उसी का हाथ जलेगा और वही सीखेगा। अधिगम व्यक्तिगत है, जो क्लास में बैठेगा वही सीखेगा, वही पढ़ेगा। तो अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और परिपक्वता एक जातीय प्रक्रिया। अगली बात क्या है कि परिपक्वता से व्यवहार में समता पैदा होती है। समता क्या पैदा होती है? समता। और जबकि अधिगम से व्यवहार में क्या पैदा होती है? विषमता। समता का मतलब क्या है? जैसे मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में परिपक्व होने के नियम क्या है? समान है। 6 महीने के बाद बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो लगभग यही होता है। किसी घर में मान लो कि 15 दिन पहले चल जाएगा, किसी में 15 दिन बाद, लेकिन 6 महीने के आने पर ही वो लगभग घुटनों के बल चलेगा। तो परिपक्वता से तो व्यवहार में क्या पैदा होती है? क्षमता। और अधिगम से क्या पैदा होती है? विषमता। दो भाई। परिपक्व तो एक प्रक्रिया के, एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर ही होते हैं। किसी भी घर में दो भाई, उनके परिपक्व होने के नियम तो समान है। बड़ा जिस परिपक्वता के नियमों से गुजरा, छोटा भी उसी से गुजरा। समझिएगा, बड़ा 6 महीने का होने पर घुटनों के बल चला, तो छोटा 1 महीने या 15 दिन आगे पीछे चला, लेकिन वो भी लगभग उसी समय के आने पर जो है घुटनों के बल चला। लेकिन दोनों भाई जब बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, तो दोनों भाई मिनटों में अलग अलग हो जाते हैं। और फिर घरवाले दोष देते हैं किसको? महिलाओं को। महिलाओं को दोष दे देते हैं कि अरे शादी से पहले तो नहीं था, शादी होने के बाद, जिसको हमारे सामान्यतः इधर पूर्वी राजस्थान में कहते हैं, बुरा मत मानना भाई, पूर्वी राजस्थान में कह देते हैं जिसको कि जैसे काले माथे की आने के बाद ये क्या हो गया। अरे रुको रे, सुन तो लो। जीवन को ऐसा भी मत बनाओ कि हर पल ही मजे लेने हैं, ठीक है? नहीं, जिंदगी अपन से मजे लेने लग जाएगी। जो जिंदगी को मजे में लेता है, जिंदगी एक दिन उसके मजे लेती है। अब इसको समझ लो, ऐसा होता क्या है? ऐसा होने का कारण है अधिगम। भाई नहीं है, महिलाएं नहीं है, अधिगम। कुछ समय के बाद में क्या होता है कि दोनों भाइयों की परिस्थितियां बदलती है। अब जो जिस प्रकार की परिस्थिति में जा रहा है, उसी प्रकार के वहां से क्या ला रहा है? अनुभव। और उन्हीं अनुभव से उसको क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। और इसी कारण दोनों के विचारों में आगे चल करके क्या पैदा हो जाती है? विषमताएं। तो अधिगम क्या पैदा करता है? विषमता, ठीक है? जबकि परिपक्वता क्या पैदा करती है? क्षमता। तो मैंने आपको यह चीज केवल इसलिए बताई कि अधिगम का आधार क्या है। अधिगम का जो आधार है वो है परिपक्वता। एक निश्चित समय आने के बाद जिस चीज को हम सिखाने जा रहे हैं, उसी चीज के अनुकूल बालक के शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाने के बाद ही वो चीज सिखाई जा सकती है। इसलिए हर माँ बाप, समझदार माँ बाप को वर्तमान में अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। हाँ, आए हुए हैं ना, बैठा दो उनको। अभी तो 15 मिनट है क्लास के। तुमसे कहो अगर 15 मिनट बैठ सकते हो तो। मैंने बुलाया 11:30 पे, तो 11:15 पे आई क्यों? भाई उनको बोल दो, मैंने बोला ही जब 11:30 था, तो 11:15 पे आना ही नहीं चाहिए था। तो अपन गलत नहीं है, वही गलत है। आ जाओ इधर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि परिपक्वता क्या है? अधिगम का आधार है। अब लिखो आगे। टॉपिक डालो, अधिगम में सम्मिलित नहीं है। अधिगम में सम्मिलित नहीं है। अधिगम में सम्मिलित नहीं है। अब वो चीज मैं आपको लिखा रहा हूं जो अधिगम में सम्मिलित नहीं है। यानी कौन से परिवर्तन? नंबर 1 पे लिखो, थकान से होने वाले परिवर्तन। थकान से होने वाले परिवर्तन। थकान से होने वाले परिवर्तन। नंबर 2 पर लिखो, मूल प्रवृत्तियों से होने वाले परिवर्तन। मूल प्रवृत्तियों से होने वाले परिवर्तन।
मूल प्रवृत्तियों से होने वाले परिवर्तन। अगला लिखिए नंबर 3 पर, बीमारी से होने वाले परिवर्तन। बीमारी से होने वाले परिवर्तन। बीमारी से होने वाले परिवर्तन। ठीक। नंबर 4 पर लिखो, नशीली चीजों के सेवन से होने वाले परिवर्तन। नशीली चीजों के सेवन से होने वाले परिवर्तन। नशीली चीजों के सेवन से होने वाले परिवर्तन। अगला लिखिए, परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन। परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन। परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन। अगला लिखो, इम्प्रिंटिंग से होने वाले परिवर्तन। कोष्टक में लिखना अनुगमन। अनुगमन। इम्प्रिंटिंग से होने वाले परिवर्तन, जो मैंने आपको बता ही दिया था, बतख का उदाहरण दिया था, याद है या दोबारा बताने की जरूरत है? इम्प्रिंटिंग से होने वाले परिवर्तन। तो देखो आप अगला और लिखो, प्रत्यावर्ती क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन। प्रत्यावर्ती क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन। रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है। अगला लिखो, प्रत्यावर्ती क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन। अगला लिखो, अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाले उतार चढ़ाव। अभिप्रेरणात्मक स्थिति में, अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाले, अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन, होने वाले उतार चढ़ाव। अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाले उतार चढ़ाव। ठीक। अब समझ लो, मूल प्रवृत्तियों से कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई अनुभव नहीं है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं से कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो भी अधिगम नहीं है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का मतलब आप समझ गए कि जैसा बालक सबसे पहले लाइट को देखता है, लाइट को देखते उसके प्रति जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, मतलब वही बात है जिसको अपन कह सकते हैं कि तेज रोशनी में आंखों की पलकों का क्या हो जाना, बंद। ये रिफ्लेक्स है। जैसे वही बात है कि कोई भी चीज अगर अपन मान लीजिए किसी की तरफ फेंके तो ये देखो आंख बंद हो गई ना, एकदम से बचने का प्रयास किया ना। तो इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगर व्यवहार में हो रहा है तो वो भी अधिगम नहीं है। बीमारी से कोई परिवर्तन हो जाता है, आदमी के बुखार हो गया, जुकाम हो गई, चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल हो गया, तो वो अधिगम नहीं है। घबराओ मत। एक शांत आदमी बीमार हो जाने पर चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है तो वो कोई सीखा हुआ नहीं, अधिगम नहीं है, वो बीमारी से होने वाला परिवर्तन है। नशीली चीजों के सेवन करने के बाद होने वाला परिवर्तन, अफीम, गांजा, चरस, हाँ कुछ भी मान लो रे, इनसे अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो भी अधिगम नहीं है। सुन लो, इम्प्रिंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था अनुगमन। अनुगमन का मतलब होता है बिना सोचे समझे विचार करे किसी भी चीज को, चिन्हों को ज्यों का त्यों अडेप्ट करना और उसको अपना करके व्यवहार चेंज करना, यह अधिगम नहीं है। हजारों परंपराएं हमारी दुनिया में आज भी ऐसी है जिसको हमने ना सोचा, ना समझा, ना विचार किया, ज्यों का ज्यों अडेप्ट किया और अपना लिया साहब। दादा बाप को दे गया और बाप ने हमको दे दी और हमने पोतों को दे दी, और चली आ रही है वो परंपराएं। वो कोई अधिगम नहीं है, क्योंकि वो आपको अनुगमन के माध्यम से, जैसे बतख को देखा होगा आपने, बतख के जो बच्चे होते हैं जैसे वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो जैसे जैसे माँ चलती हो वो बिल्कुल उसके पीछे वैसे की वैसे चलता है। यानी माँ के जो पद चिन्ह है केवल उसी का अनुगमन करते हैं वो। चाहे वो आगे चल करके माँ जो है, आगे चल करके माँ अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह में जाकर के गिर रही है, कुएं में जाकर के गिर रही है, तो बच्चे भी कुएं में ही गिरेंगे। हाँ, भेड़वाड़ा हाल देख ही रखा है, गर्दन नीचे करके चलती रहती है, तो वो कहलाता है इम्प्रिंटिंग।
अगला मैंने बताया अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाला उतार चढ़ाव। अब कैसे? जैसे मान लो कि कल आपकी क्लास के अंदर 2-4 आईपीएस आ जाए, 2-4 आईएएस आ जाए और 2-4 बड़े-बड़े लोग आ जाए और वो आपको भाषण दे। तो आपने देखा होगा जब वो भाषण देंगे तब ऐसा लगेगा शरीर के अंदर कि अब देखना मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। उनको देख करके उस समय आपके अंदर ऐसा जोश आएगा, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अंदर अंदर से ऐसा लगेगा मुझे भी कुछ करना ही है, बन के दिखाऊंगा। ऐसा होता है ना। और जैसे ही यहां से निकल करके रोड पर गए और रंग बिरंगे उद्दीपक दिखे, खेल खत्म। अरे बाद में बढ़ लेंगे, पहले इसको देख तो ले। इस प्रकार से अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाले उतार चढ़ाव, 1 मिनट में जोश आ गया और मान लो किताब लेकर के पढ़ने लग गया कि आज तो 10 घंटे पढ़ रहा है, मम्मी देख करके राजी हो रही है, आज तो मेरा लाल सुबह से बैठा है। ये कोई अधिगम नहीं है। मोटिवेशन का स्तर एकदम से बढ़ जाए, एकदम से, और इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है, यह अधिगम नहीं है। और मोटिवेशन का स्तर एकदम से गिर जाए और इससे कोई परिवर्तन आ रहा है, वो अधिगम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मोटिवेशन का स्तर का मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी को बहुत ज्यादा जो अपने जीवन में चाहते हो, प्रेम करते हो, और एकदम से मान लो वही व्यक्ति छोड़ के चल जाए, एकदम से खत्म हो जाए कहानी, कि जैसे देवदास बन जाए कि अब तो जीवन का कोई सहारा ही नहीं है, वो अधिगम नहीं है। और उस समय मान लो व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि वो सब कुछ कहना छोड़ दे, कुछ करना छोड़ दे, जो जोश था वो खत्म हो जाए, पढ़ना बंद कर दे, पढ़ना बंद कर दे, कोई अच्छे काम करना बंद कर दे, उठपटांग काम करना शुरू कर दे, ठीक है, दुनिया बेकार है, संसार बेकार है, कोई लेना देना नहीं, सब मोहमाया है, ऐसी बातें करना शुरू कर दे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसी बातें करना शुरू कर दे वो, और जिससे घर वालों को ऐसा लगने लगे कि ये तो वैरागी बनेगा, कोई अधिगम नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, 2-4 दिन में ठिकाने आ जाएगा, कोई खास बात, घबराने वाला मुद्दा नहीं है। ये केवल अभिप्रेरणात्मक स्थिति में होने वाले क्या है, उतार चढ़ाव। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता का मुद्दा नहीं होता है, और इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है वो सीखा हुआ नहीं होता है। अब लिखो अधिगम की विशेषताएं। मोटिवेशन प्राप्त करने के बाद यदि वह ये चीज तय कर ले कि मुझे जीवन में इस पथ पर या मार्ग पर चल करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और वो करने लग जाता है, तो वो अभिप्रेरणात्मक स्थिति का उतार चढ़ाव नहीं है। फिर वो है कि अधिगम की प्रक्रिया का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। फिर अधिगम में उसने सीखना प्रारंभ कर दिया। ये बात केवल वहां की है जहां पर मैंने बताया कि कभी एकदम से जोश आ जाता है, 2 दिन आदमी अलग से कुछ करने लगता है और तीसरे दिन से फिर खेल खत्म हो जाता है। या मान लो एकदम से कभी गिरावट आ जाए, मोटिवेशन का लेवल ही खत्म हो जाए और आदमी बहकी बहकी बातें करने लग जाए, उठपटांग काम करने लग जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से जो परिवर्तन आ रहा है वो भी अधिगम नहीं है। जैसे किशोर अवस्था में होता है ना, एक उदाहरण से समझा दूं। किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियों के व्यवहार में बहुत बदलाव आते हैं। आपने देखा होगा, मतलब ऐसे खाना खाने का तरीका भी इतना सभ्य हो जाता है कि जैसे बालिकाएं होती है, कोई शादी विवाह में जाती है और बिल्कुल इतने शर्म से थोड़ा थोड़ा सा खाती है, तो उसको देख करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतनी सभ्य है, ना ना। ऐसा कोई मापदंड नहीं है। हो सकता है घर पे जाकर के देखो तो बड़ा प्याला लेकर के यो खाती हुई दिखाई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ मोटिवेशन के स्तर हैं जो उम्र के आधार पर या परिस्थिति विशेष के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में कई प्रकार के क्या लाते हैं, बदलाव। और इन बदलावों से जो परिवर्तन आते हैं वो परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित नहीं होते हैं। आ गई बात समझ में? अब लिखो विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखिए, अधिगम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। अधिगम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, ठीक है। सर्वकालिक, सार्वभौमिक सर्वकालिक, सर्वकालिक समझ गए, सभी कालों में,
सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं सतत प्रक्रिया है। लगातार, कंटिन्यू। अधिगम सार्वभौमिक, सर्वकालिक एवं सतत प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम सब जगह होता है भाई। सार्वभौमिक का मतलब है सब जगह, घर में भी, स्कूल में भी, रोड पे भी, पहाड़ों पे भी, नदियों के किनारे भी, सब जगह हर पल व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है। अब फर्क इतना कि अनुभव लेने के बाद अगर व्यवहार बदल गया तो अधिगम हो गया, और अनुभव लेने के बाद भी अगर व्यवहार नहीं बदला तो इसका मतलब अधिगम नहीं हुआ। बस अंतर इतना है। आपने किसी अपने मित्र को आग में हाथ देते हुए देखा, हाथ जल गया, वो जल गया, और फिर भी यदि आप आग में जाकर के हाथ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको अनुभव तो आए थे लेकिन अधिगम नहीं हुआ। मतलब अधिगम की प्रक्रिया तो चली, समझना गौर से, लेकिन उसका प्रोडक्ट या उत्पाद, परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे अच्छा लर्नर कौन होता है? सबसे अच्छा लर्नर दुनिया में वही होता है जो खुद से तो सीखता ही है लेकिन दूसरों को देख करके भी सीखता है। उसी को दुनिया का सबसे अच्छा लर्नर माना जाता है। आपके पिताजी के पास 50 साल के अनुभव है, समझिएगा आप, और यदि उनके 50 साल के अनुभव आपको 20 साल की उम्र में मिल जाए और आप उनका उपयोग कर लो, तो आपके पास 50 साल की उम्र में उनके जो 50 साल की उम्र के अनुभव थे उससे कई सालों के अनुभव क्या होंगे? ज्यादा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि ज्यादातर चीजों को हम स्वयं सीखते हैं। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा मत कर, तो अपन कैसा था? पागल है ये तो, पुराने जमाने का आदमी है, इसको क्या पता जमाना बदल गया। जमाना कभी नहीं बदला, जमाना तो वही है। केवल आपके सोचने का, विचारने का तरीका बदल गया, बाकी जमाना कभी नहीं बदला। लोग कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग कौन सा कलयुग आ गया? अभी तो फिर भी ठीक है। इससे पहले तो द्वापर त्रेता में देख लो क्या कहानियां थी। भगवान कृष्ण 16,000 रानियों से शादी करके बैठे थे। यहां भी कम से कम इतना सहारा तो है, कलयुग में लोग एक पर ही हैं। एक से कोई बढ़कर के कोई हो गया अपवाद, ठीक है, लेकिन फिर भी एक नियम है, कानून है, कायदा है, समाज है। रावण को देख लो, वहां पर उठा करके सीता को उठा करके ले गया, कोई सुनने वाला नहीं था। भगवान राम 14 वर्ष तक भटकते ही रहे, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। आज कम से कम कानून है, समाज है, व्यवस्थाएं हैं। तो केवल दृष्टिकोण, खेल सारा दृष्टिकोण का है। ना समय बदला, ना व्यवस्थाएं बदली, सब वही है, केवल इंसान का नजरिया बदल गया और इसीलिए इंसान का व्यवहार गलत से हो जाता है। तो मैं यही कह रहा था कि सबसे अच्छा लर्नर वो होता है जो खुद भी स्वयं से सीखता है और समाज या दूसरों को देख करके भी क्या करता है? सीखता है। अगला लिखो। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी। अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी। ये समझ में आ गया? अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब यह है, जब भी हम कुछ सीखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा, लेटेंट लर्निंग, इसको अपन बोलेंगे लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम। मोस्ट चीज ध्यान रखो, कभी भी साइकोलॉजी में आ जाए कि लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम की अवधारणा साइकोलॉजी में किसके द्वारा दी गई है? टॉलमैन के द्वारा। टॉलमैन कहता है कि अधिगम जो होता है वो अव्यक्त होता है। कैसे? आपने कुछ सीखा और सीख लिया, और सीखने के बाद यदि उसे आप अपने व्यवहार में प्रकट कर रहे हैं तो वो अधिगम है, प्रत्यक्ष अधिगम, यानी बाह्य दृष्टिगत हो रहा है। क्या हो रहा है? बाह्य दृष्टिगत, बाहर से दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने कुछ सीखा और कुछ सीखने के बाद यदि आप उसे अपने व्यवहार में प्रकट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अधिगम नहीं है। अधिगम तो हुआ है, लेकिन वो अधिगम कैसा है? लेटेंट है, छुपा हुआ, अव्यक्त है। यही चीज मैंने यहां पर समझाई।
सीखने वाला सीखने के बाद सीखी हुई चीज को यदि व्यवहार में प्रकट कर दे तो अधिगम बाह्य दृष्टिगत है। लेकिन कभी कभी सीखने वाला सीखी हुई चीज को व्यवहार में प्रकट नहीं करता, तो ऐसी चीज में अधिगम क्या हो जाता है? अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त यानी छिप जाता है, और उसको बोलते हैं अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग। ठीक है। अब जैसे वही बात है, मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो साइकोलॉजी पढ़ाते समय जो है आपको क्या लग रहा है? यह अधिगम प्रत्यक्ष हो रहा है, बाह्य दृष्टिगत हो रहा है, तो आप इसके आधार पे क्या अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ठीक है साइकोलॉजी पढ़ा देता है। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी कई विषय सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका अधिगम अभी आपके सामने प्रकट नहीं कर रहा, तो अव्यक्त है। तो मैं जितनी अच्छी साइकोलॉजी पर मतलब पहचान रखता हूं, उससे कई गुना ज्यादा फिलोसॉफी पर भी है, लेकिन वो अधिगम आपके सामने आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिलोसफी मुझे नहीं आती, वो अव्यक्त है, छिप गई, वो अधिगम हो गया अव्यक्त अधिगम। तो जब भी सीखने वाला सीखी हुई चीज को अपने व्यवहार में प्रकट करता है तो वो अधिगम तो प्रत्यक्ष कहलाता है, और सीखने वाला सीखी हुई चीज को अपने व्यवहार में प्रकट नहीं करता तो इस प्रकार का अधिगम कहलाता अव्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग। इसलिए एक बात सीख जाओ मुझसे, बिना सामने वाले को जांचे परखे कभी भी किसी को जिंदगी में कमजोर समझने की भूल मत करो, क्योंकि सामने वाले के पास हो सकता है कई अधिगम ऐसे हो जो अव्यक्त हो, और जब वह उनको व्यक्त करने लगे तो हो सकता है कि जिसको अपन कमजोर समझ रहे हैं वो अपन पर क्या पड़ जाए? भारी। जैसे अष्टावक्र हुआ था, राजा जनक की जब सभा में अष्टावक्र गए थे तो अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। ठीक है। और उसको देख करके वहां के सभा में जितने भी मंत्रीगण थे या विद्वान लोग थे सब हंस पड़े। लेकिन जब अष्टावक्र ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया तो उस शास्त्रार्थ में नियम था, जो हारेगा वो नदी में डूब करके अपने प्राण देगा। और उसी 8 जगह से शरीर के मुड़े हुए अष्टावक्र ने राजा जनक की सभा में सारे मंत्री और विद्वानों को परास्त कर दिया, और लास्ट में सबको नदी में ले जाकर के खड़ा कर दिया कि अब डूब करके मरने की तैयारी करो। लेकिन वो अष्टावक्र थे, वो जानते थे कि इनके शरीर को मार देने से कोई आत्मा तो मरेगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए फिर लास्ट में उन्होंने उसको उनको माफ कर दिया कि मैं माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद जीवन में कभी भी शास्त्रार्थ में ऐसी सजा का निर्धारण मत करना जिससे किसी का जीवन नष्ट हो जाए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्हीं राजा जनक के मंत्रियों ने पहले अष्टावक्र के पिता को उस सभा में पराजित करके और नदी में डूब करके मृत्यु को प्राप्त करने के लिए विवश कर दिया था, जिसका बदला उन्होंने अष्टावक्र ने आगे चल करके लिया। तो केवल कहने का मतलब क्या है कि अधिगम अव्यक्त भी होता है। बिना किसी को जाने समझे पहचाने कभी भी किसी को कमजोर ना समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए कि अधिगम व्यक्त भी होता है और अव्यक्त भी होता है। चलो आगे कल करो।